हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10th आईसीएससी के लिए मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड और लॉजिकल है। कुछ ज़्यादा इसमें कोई याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, उससे सारा चैप्टर बन जाता है। और हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में गे-लुसाक्स लॉ ये हम लोग कर चुके थे और बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट भी कर चुके थे। बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट भी कर चुके थे। तो बेसिक्स जानने के बाद हम लोगों को उसके न्यूमेरिकल्स लगाने थे। तो आज का जो लेक्चर है वो ओवरऑल न्यूमेरिकल सेशन है, यानी न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा रहे होंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किस पे लगाएंगे? ये बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलो देखो, एक चार्ट याद रखो जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। ये इस चार्ट को देखो। अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें मालूम है तो इनमें अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स के मोल लिखोगे तो एटम्स की संख्या मिलेगी, मॉलिक्यूल के मोल लिखोगे मॉलिक्यूल की संख्या मिलेगी। मोल्स के बारे में अगर जानकारी है तो इसमें मल्टीप्लाई कराओगे मोलर मास का तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? टोटल सैंपल का मास गिवन मास। इसी तरह मोल्स के बारे में जानकारी है, मल्टीप्लाई करो मोलर वॉल्यूम का तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जो चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होगी और सिर्फ एसटीपी की कंडीशन पर होगी। ये सेगमेंट जो वॉल्यूम वाला है ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए आज के लेक्चर पे इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे। फिलहाल याद रखो मोलर वॉल्यूम क्या होती है समय के साथ पता चलेगा, लेकिन मोल में मोलर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करने पर टोटल वॉल्यूम मिलता है। और ये टोटल वॉल्यूम तब मिलता है जब हम एसटीपी पे बात कर रहे होते हैं, और ये चर्चा सिर्फ गैसेस के लिए होती है। पार्टिकल्स की संख्या सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए है, मासेस की चर्चा सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए है, लेकिन वॉल्यूम की जो चर्चा है वो सिर्फ गैसेस के लिए, याद रखना है। तो इससे पहली कंडीशन यहां से तुम देख रहे हो, इस पहली कंडीशन से फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला देखो। अगला देखो क्या है, ये इस जगह से बनाइए, इस पार्ट से मोलर मास वाला। ये सेकंड यहां से बनेगा, अगर तुम ध्यान से देखो ये वाले से सेकंड ये बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जितने गिवन है अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये क्या होता था? वही 6.022 10 टू पावर 23। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला ये मोलर वॉल्यूम से निकल कर आया है कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स, और ये मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे रखना चाहिए। और मोलर वॉल्यूम होता क्या है? 22.4 लीटर, अर्थात किसी भी गैस का एट एसटीपी, इंपॉर्टेंट है, एसटीपी की कंडीशन में अगर 22.4 लीटर किसी भी गैस का लिया जाए, वो CO2 हो सकती है, वो O2 हो सकती है, H2 हो सकती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो सकती है, HCl गैस हो सकती है, अगर 22.4 लीटर लिया गया है और वो भी एसटीपी पर लिया गया है गैस का, तो उसके पास 1 मोल होंगे, यानी 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन्स दिस मच ऑफ वॉल्यूम या ऑक्यूपाइज दिस मच ऑफ वॉल्यूम। ये तीन फॉर्मूला से बात बनेगी। जरा सांस रोककर इन तीनों फॉर्मूला को एक बार याद कर लो, क्योंकि आगे का लेक्चर इन फॉर्मूला से ही कंप्लीट होने जा रहा है। बी पार्ट पूरा का पूरा इन तीन फॉर्मूले से बन जाता है। पहला एग्जांपल देखो क्या है। याद रखना कि अगर फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो सवाल समझ में आएगा तुमसे, होगा नहीं खुद से, इसलिए फॉर्मूला एक बार देख लो, पॉज करो, 2 मिनट उसको पढ़ो, बार बार बोलो, याद हो जाएगा, फिर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल और 1 ग्राम एटम। मैंने कहा था ग्राम एटम बोले या मोल बोले, ये दोनों शब्द एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस 6 इंटू 10 टू पावर 23 सबको पता है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले ए पार्ट की चर्चा करते हैं। वो नाइट्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा है, यानी N2 के बारे में बात कर रहा है, और पूछ भी तुमसे क्या रहा है? मॉलिक्यूल्स ही पूछ रहा है, अर्थ है कि वो N2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि N2 का गिवन मास कितना है। सबसे पहले ये बताओ, गिवन मास सवाल में कह रहा है 14 ग्राम है। अगर तुम ध्यान से देखो ये 14 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम N2 का मोलर मास निकालने की कोशिश करें, मैंने आप लोगों को बताया था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो भी होता है उसी को ग्राम में लिख देते हो तो वो मोलर मास बन जाता है। हाँ बताया था, अगर पता था तो मोलर मास N2 गैस के लिए 28 निकल आएगा, तो हो गया 28। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? N2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है।
अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, रिवर्स करके देख लो एक बार। गिवन मास है 14, मोलर मास है 28, आंसर आ रहा है 0.5। क्या मेरे पास 0.5 मोल्स हैं? जवाब है हाँ। अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। भाई एक मोल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एन मोल्स में कितने होंगे? एन इंटू अवोगाड्रो। ये लॉजिक लगा लिया, फॉर्मूला भी हमारे पास था। 0.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, क्योंकि उसने अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 नहीं दी है सवाल में, 6 दी है। 0.5 से 6 का मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास आंसर 3 आएगा। 3 इंटू 10⁻23, इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं N2 के। ये ए पार्ट हो गया, ठीक है, ए पार्ट आ गया। इस ए पार्ट को मेरा सरकाने का मन है कि बेटा छोटे हो जाओ, कहीं और चले जाओ। चले गए कहीं और। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी बेटा? बी पार्ट की। आइए बी पार्ट की चर्चा करें। बी पार्ट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि वाटर के बारे में बात हो रही है। अब वाटर का अगर इस सवाल में गिवन मास देखोगे तो गिवन मास आएगा 18 ग्राम, और वाटर का अगर मोलर मास निकालोगे तो वाटर का मोलर मास भी आएगा 18 ग्राम। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का 1 और फिर दूसरा हाइड्रोजन का भी 1, ऑक्सीजन का 16, मिला के कितना? 18। तो जो भी एएमयू में आता है जब उसे ग्राम में लिख देते हो मोलर मास बन जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो फॉर्मूला था। गिवन मास था 18, मोलर मास भी 18, डिवाइड होकर आंसर कितना आएगा? 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आए? 1। तो अब अगर मैं कहूं यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स किसके आएंगे? क्या वो एटम आएंगे? जवाब है नहीं। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात है कि मोल किसके निकाले गए हैं? मोल निकाले गए हैं बेटा वाटर के। मोल किसके निकाले गए हैं? वाटर के। तो पार्टिकल्स भी बेटा किसके आएंगे? वाटर के ही पार्टिकल्स आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके मोल निकालोगे उसी के पार्टिकल्स आएंगे। अच्छा, यानी मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं वाटर के। जवाब है हाँ। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो हमने कहा मोल्स कितने हैं? 1। अवोगाड्रो नंबर कितना है? 6 इंटू 10⁻23। तो मेरे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए? 6 इंटू 10⁻23। सवाल में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से देखो, उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स पूछे ही नहीं है, उसने तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और हम जानते हैं कि एक वाटर में 3 एटम है। देखो ध्यान से, एक वाटर में कितने एटम है? 3। कैसे 3 है भैया? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहां से टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश करें तो मेरे पास 6 इंटू 10⁻23 इतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, और हर मॉलिक्यूल में मेरे पास 3 एटम्स हैं। तो आंसर इज 18 इंटू 10⁻23। क्लियर है? जवाब है हाँ। इसे भी हटाने का मन है मेरा, इसको छोटा कर लेते हैं और इसको भी साइड भेज देते हैं, हमारे काम का नहीं है। अब चर्चा करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी पे आइए। टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, नो वाटर। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? CaCl2। अब CaCl2 में कह रहा है क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस मतलब Cl माइनस आयंस, इसके बारे में वो चर्चा करा रहा है, नंबर पूछ रहा है। हमने पहले भी सिखाया हुआ है कि जब भी नंबर कुछ भी पूछे तो खोपड़ी में चमकना चाहिए कि सर वो पहले मोल निकाल लो, अगर मोल आ गया तो सब आ गया। तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड को देखो, कैल्शियम का मास 40, क्लोरीन का 35.5, और दो क्लोरीन है तो 2, तो 40 प्लस 71 ये मिला के 111 ही बन जाता है। तो अब अगर मैं कहूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, तो तुम जवाब दोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 111 ग्राम है, दिया हुआ है, और मोलर मास हमने अभी निकाला 111, डिवाइड मारोगे तो आंसर आएगा 1 मोल। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल है। तो नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूनिट्स, यानी ये जो फॉर्मूला है इसके कितने मॉलिक्यूल्स, सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड है इसलिए मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं हम लोग, उसमें यूनिट्स बोलते हैं, वो क्या होगा? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई किया करते थे। तो मोल्स 1 है तो हमारे पास आ गए ये, ठीक है। अब कैल्शियम क्लोराइड कैसे होता था? कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 होता था, Cl- और Cl- होता था। यानी एक यूनिट में अगर तुम बहुत ध्यान से देखो
तो तुम्हारे पास दो दो Cl माइनस क्लोराइड आयन है। मेरे पास कितनी यूनिट्स है? इतनी यूनिट्स हैं। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने होंगे? अबे इससे डबल ही तो होंगे, एक में दो हैं तो 6 इंटू 10 टू 23 में कितने होंगे? इंटू 2। ये आंसर आ गया। तीसरा पार्ट भी हो गया भाई, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो आसान सवाल है। सबसे पहले देखो किसके बारे में बात कर रहा है, NaOH। तो इसका हमें चाहिए होगा बेटा सबसे पहले मोलर मास, क्योंकि हम लोग दो चीजों से मोल्स निकाला करते थे, याद होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास, होता था कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, क्या गिवन मास इसने दे रखा है 160 ग्राम सवाल में? हाँ सर। मोलर मास ही तो चाहिए हमें, तो मोलर मास की चर्चा करते हैं। NaOH यानी Na O और H, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड कर दो। ऐड करोगे आंसर आएगा 40, तो मोलर मास भी आया 40। नंबर ऑफ मोल्स NaOH के निकालने जाओगे तो गिवन मास 160, मोलर मास 40, तो डिवाइड मारोगे आंसर आएगा 4 मोल्स। तो हमारे पास NaOH के कितने मोल्स आ गए भैया? 4 मोल्स आ गए, ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, और कह रहा है ओवरऑल कितना मास होगा ग्राम में। तो हमने कहा यार एक बात सुनो, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो हमसे ये टोटल मास ही तो पूछ रहा है। तो गिवन मास या टोटल मास का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं क्या? हाँ दिए हैं, 2.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो क्या मोलर मास आता है क्या आपको? सर मोलर मास ही तो नहीं पता है, तो बस सिलेक्ट लाइन लिख लो। देखो ध्यान से, कैल्शियम ठीक प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, और जो भी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आएगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि होल ट्वाइस लगा है। कैल्शियम का मास है 40, ऑक्सीजन का मास है 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, 40 प्लस 17 इंटू 2, 40 प्लस 34, ठीक, यानी कि आंसर आया 74 ग्राम। ये इसका मोलर मास है। तो क्या हमें मोलर मास मिल गया? मोलर मास मिला 74 ग्राम। तो अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द गिवन मास, तो गिवन मास के लिए हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स सवाल में दिया है 2.5, मोलर मास हमने निकाला 74, और आंसर किस में आ गया बेटा? ग्राम में। आपको याद होगा मोलर मास ग्राम्स में लिखा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा अच्छा है, देखो ध्यान से। एक एटम है ऑक्सीजन का, यानी पार्ट 1 में वो सिर्फ O की बात कर रहा है, और पार्ट 2 में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो O2 होगा। तो इसका जो मोलर मास है वो 16 ग्राम होगा, और इसके लिए जो मोलर मास है वो 32 ग्राम होगा। 32 कैसे होगा? अब इसमें एक एटम है, एक एटम का 16, इसमें दो एटम है तो 16 इंटू 2, ठीक। ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो तुम्हें पता ही है। ये मोलर मास है। उसने एक एटम का टोटल मास पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल्स, हमने कहा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या हुआ? गिवन मास का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, और मोलर मास कितना है? तो मोलर मास है 16 ग्राम में। आंसर आया कि नहीं आया? आया। फंसा क्या? फंसा ये नंबर ऑफ मोल्स। यही काम तो यहां भी करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही करोगे। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें पता नहीं है, और मोलर मास है 32 ग्राम में, आंसर आया। लेकिन फंसा क्या? फंसा नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता होते तो बात बन जाती। ध्यान से देखो, पहले सवाल में भी 1 एटम दिया है, और दूसरे सवाल में 1 मॉलिक्यूल दिया है। हम यहां पर ऊपर वाले में ध्यान से देखना, यहां पे एटम का मोल निकालेंगे और यहां पे मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे। तो मोल तो एक ही एटम से एक ही मॉलिक्यूल से निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अगर हम एटम के लिए बात करें तो भी एक एटम था, और पूरे मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो भी एक मॉलिक्यूल था। तो गिवन पार्टिकल की संख्या 1 है और अवोगाड्रो नंबर जो है वो 6.022 10⁻23 होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल आया। अब ये मॉलिक्यूल के लिए भी इतना ही मोल है और एटम के लिए भी इतना ही मोल है, क्योंकि संख्या तो एक ही, तो मोल तो एक ही आएगा। तो 1/6.022 10⁻23 इंटू 16 ग्राम, ये एक एटम का मास हो गया। 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 32, ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। लॉजिकली उसको डबल ही होना था, 2 एटम आ गए उसमें। बात पल्ले पड़ी है किस तरह निकाला जाएगा? ये बड़ा आसान है। और एक खास बात कि पहले फॉर्मूला जो हम लोगों ने लगाया उसमें मोल्स अटक गया, इसका मतलब किसी और फॉर्मूले से मोल निकालना है, और वही काम हम लोगों ने यहां पर किया। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल तुमसे कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स, यानी मोल पूछ रहा है, सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ईच ऑफ H2SO4, H2SO3, SO2। ध्यान से देखो, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास H2SO3 है, हमारे पास SO2 है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर इसका एक मॉलिक्यूल होता, ध्यान से समझना बात को, एक मॉलिक्यूल होता तो 2 H एटम्स होते, एक सल्फर एटम होता और 4 ऑक्सीजन एटम्स होते। इसी तरह अगर इसका एक मॉलिक्यूल होता तो 2 H एटम्स होते, एक सल्फर एटम होता और 3 ऑक्सीजन एटम्स होते। इसमें कोई परेशानी तो नहीं? एक मॉलिक्यूल अगर होता तो एक सल्फर एटम होता और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते, कोई परेशानी? जवाब है नहीं। अब यार मॉलिक्यूल से इसकी यूनिट बदल दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि सबके एक एक मोल हैं, 1 मोल ईच। यानी अगर ये आदमी की यूनिट मॉलिक्यूल से बदल के मोल में कर दी तो हाइड्रोजन एटम के भी अब क्या हो जाएंगे बेटा? मोल। सल्फर के भी क्या हो जाएंगे बेटा? मोल। ऑक्सीजन के भी क्या हो जाएंगे बेटा? मोल। एटम्स के मोल हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन थे? 2। तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन? 2। एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन के मोल। यही काम यहां देख लो, एक मोल ऑफ H2SO3 दिया तो 2 हाइड्रोजन के मोल्स हो गए, एक सल्फर का मोल हो गया और 3 ऑक्सीजन के मोल्स हो गए। तो यूनिट बदली है बस, है ना, कुछ उसमें चमत्कार नहीं किया है। अब एक मॉलिक्यूल की बजाय यूनिट क्या कर दी? एक मोल। तो एक सल्फर का मोल हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे। तो रेशियो रिमेन्स द सेम ना। अगर एक की बजाय 2 H2SO4 होंगे तो बाकी सब भी डबल हो जाएंगे। 10 अगर H2SO4 लिए तो बाकी एटम्स भी 10 टाइम्स हो जाएंगे। 20 H2SO4 लिए तो बाकी सब भी 20 टाइम्स हो जाएंगे। तो अगर एक मोल H2SO4 लिया तो बाकी सबके भी मोल्स उतने ही रेशियो में बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि कोई सिलिकॉन चिप है। हमने कहा ठीक है, सिलिकॉन चिप है, उसमें कोई इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी किसी माइक्रो कंप्यूटर के लिए यूज की जा रही है। ये सब बकवास है। सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट करना चाहिए कि सिलिकॉन की चर्चा हो रही है। सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है, इसका मास 28 होता है। तो सिलिकॉन का जो मोलर मास है वो 28 ग्राम्स है। ये हमारे लिए डेटा है ना, ये एक्सट्रैक्ट करना था, बाकी बकवास है। और उसका जो सैंपल में मास लिया है वो 5.68 मिलीग्राम है। यानी जो गिवन मास है वो 5.68 मिलीग्राम है। और मिली विली तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए तुम इसे कन्वर्ट करोगे 10⁻³ ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि हमें चीजें ग्राम में दी होती हैं और उसी को हम लोग मोल के फॉर्मूला में यूज कर पाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी सिलिकॉन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस चिप। तो खोपड़ी में रखना कि जब भी कभी हाउ मेनी एटम्स की बात आएगी तो एटम डायरेक्ट नहीं आएगा, मोल से आएगा। तो फर्स्ट फाइंड मोल, फर्स्ट फाइंड मोल। और आपको शायद याद होगा कि जो मोल है ये आदमी मास में भी चला जाता है, ये आदमी वॉल्यूम में भी चला जाता है और ये आदमी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी चला जाता है। यहाँ पे मोलर मास का मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ये आपको डायग्राम याद है या ये फॉर्मूला जो लिखा है याद है तो आप मानकर चलिए आपका सारा काम हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट आपके कब्जे में। ठीक है, आओ देखो ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सिलिकॉन के?
गिवन मास 5.68 into 10 to power -3 अपॉन मोलर मास दैट इज 28। मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? सर मोल तो आ गए। मोल के बाद भी तो बताओ। मोल के बाद की कहानी ये है, तुम जानते हो कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए हो, और पार्टिकल्स में इस बार कौन से हैं? सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मोल में अवोगाड्रो का मल्टीप्लाई करोगे पार्टिकल्स की संख्या पे पहुंचोगे। क्या मोल निकाल चुके हो? 5.68 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10⁻³ अवोगाड्रो नंबर जानते हो 6.022 10 टू पावर 23। अब भैया ऐसा है कि इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने में अगर मेरे जैसा आलस है तो आंसर नहीं आएगा। मेरा काम क्वेश्चन समझाना है, सॉल्यूशन आपका काम है, कर लीजिए इसे। अगला देखो क्या कह रहा है। ये तो सवाल ही रिपीट हो गया। चलो आगे देखो। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम समझाते हैं सबसे पहले तुम्हें, तो तुम्हें समझ में आएगा। मीथेन को पहचानो तो उसका फॉर्मूला है CH4। तुमने कहा ठीक है। मीथेन में कौन है? एक कार्बन है और चार चार हंसते हुए हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 1 1 1 1। एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब प्रोटॉन्स की संख्या 1। तो लॉजिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढोगे तो कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 1 1 1 1, यानी ऐड कर दो सबको तो टोटल कितना आया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो तुम कहोगे कुछ और नहीं होगा साहब। अगर तुम एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इंटू 10 कर दो। ये क्या किया? ध्यान सुनो। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे तो दो मॉलिक्यूल में 20 होंगे, तीन मॉलिक्यूल में 30 होंगे, चार में 40 होंगे, तो n में कितने होंगे? n इंटू 10 होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसे देखो, ध्यान से देखो, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसे देखो, और हर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लॉजिकली एक के इलेक्ट्रॉन पता है और 10 15 20 50 100 200 के पूछ रहा तो बस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो टारगेट जो क्वेश्चन का है वो है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के, ये निकालना। मीथेन के मॉलिक्यूल्स निकालने का मतलब है कि हम लोगों को n चाहिए, n ऑफ CH4, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता था CH4 के मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, पार्टिकल्स की संख्या तो होती थी मोल्स इनटू अवोगाड्रो। अब अवोगाड्रो तो फिक्स है 6.022 10 टू पावर 23, लेकिन मुझे मोल्स नहीं पता है। तो अब ये मोल्स निकालने का झंझट आ गया। तो मोल कैसे निकलेंगे? मीथेन के मोल का मतलब है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जहां से आ सकता है वहां से आएगा। तीन ही बातें लिखी हैं बेटा तुम्हारे लिए, तीन बातों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लग के बात बन जाएगी। एक एक करके ट्राई करो। गिवन मास सवाल में दिया है 1.6 ग्राम, तो हमने कहा 1.6। मीथेन की चर्चा करो तो मीथेन का CH4 लिखा है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 और चार चार हाइड्रोजन है तो मिला के हो गया इसका मास 16, तो हमारे लिए हो गया 16। तो मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा? 1/10। कितने मोल्स आ रहे हैं? 1/10। अगर 1/10 मोल्स आ रहे हैं तो तुम यहां से नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स भी तो निकाल सकते हो मोल की बजाय। तो 1/10 इंटू अवोगाड्रो नंबर है 6.022 10 टू पावर 23। ठीक है। तो अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मीथेन कितने हैं बेटा? 1/10 10 टू पावर 23 इंटू 6.022 इंटू आगे क्या लिखा हुआ है? 10 से मल्टीप्लाई, इसने इसको मार दिया, वी विल गेट 6.022 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। सवाल देखो क्या कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, कहा जा रहा है आरवीडी क्या होता है? रिलेटिव वेपर डेंसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, सिर्फ गैस के लिए या वेपर के लिए, ओवरऑल मतलब गैसियस फेज के लिए डिफाइंड है। कोई लिक्विड हो जो गैसियस फेज में आ गया है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए डिफाइंड है। क्या है? ध्यान से देखो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है ये आरवीडी का। मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ
V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। मान लो कोई प्रेशर है P और कोई टेम्परेचर है T, इनकी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, इसको फिक्स कर दिया। इसमें मेरे पास दो गैसेस हैं, एक गैस है X और एक गैस है हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर है। हमने इसका कुछ वॉल्यूम लिया, मान लो लिया 2 लीटर, और हाइड्रोजन का भी कितना लिया बेटा, 2 लीटर। दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, X के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी, दोनों का 2-2 लीटर लिया, यानी वॉल्यूम बराबर लिया। इसका मास आ गया 4 और इसका मास आ गया 2। तो क्या हम रेशियो ले रहे हैं, किसी गैस का 4 मास आ गया और उसके बाद डिवाइड मार दिया हाइड्रोजन से, तो आंसर कितना आ रहा है, 2। अगर आंसर आ रहा है 2, तो इसका मतलब रिलेटिव वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा उसकी, 2। ये है रिलेटिव वेपर डेंसिटी का मतलब। समझे भैया? हाँ सर समझे। अगर ये वाली बात तुमको समझ में आई तो बाकी सब भी आ ही जाएगी यार, क्या दिक्कत है। इसको इरेज कर देते हैं ना, समझना इस बात को, प्रेशर वेशर सब बराबर लेना है दोनों गैसेस के लिए। तो मैंने कहा यार किसी गैस का V वॉल्यूम का मास लिख रहे हैं। अच्छा, V वॉल्यूम का मास लिख रहे हैं, बढ़िया। V वॉल्यूम का मास कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए एक बात जाननी पड़ेगी, वही मोलर वॉल्यूम वाली। तो एक थोड़ा सा तुम्हें ना कॉन्सेप्ट मोलर वॉल्यूम का यहाँ कहीं समझा देते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ कहीं मोलर वॉल्यूम समझाते हैं। देखो एक शब्द है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या बेटा, मोलर वॉल्यूम। समझना ये मोलर वॉल्यूम क्या चीज है। मोलर वॉल्यूम का अर्थ है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और गैस का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल। यानी किसी भी गैस के 1 मोल का कितना वॉल्यूम है वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या है, एट एसटीपी। क्या है बेटा, एट एसटीपी। अब अवोगाड्रो लॉ को थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा खुलकर बताया जाए, ठीक से एक्सप्लेन किया जाए, तो ये मालूम चलता है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, ये अवोगाड्रो लॉ से आता है, ऑक्यूपाइज 1 मोल ऑफ द गैस। यानी अगर किसी गैस का 22.4 लीटर लिया गया है, और वो भी इंपॉर्टेंट बात है कि एट एसटीपी होना चाहिए, किसी और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, किसी और पे डिफाइंड नहीं है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, ये किसी और पे डिफाइंड नहीं है। यानी अगर मैं यहां लिख दूं एट एसटीपी फॉर एनी गैस, फॉर एट एसटीपी एट एनी गैस, या फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए 22.4 लीटर अगर है, तो इसका मतलब उसके कितने मोल है बेटा, 1 मोल है। अगर 1 लीटर है तो उसके कितने मोल है बेटा, 1/22.4 मोल है। तो अगर उसके x लीटर हैं तो कितना हुआ भैया, x/22.4 मोल हुए। अब ध्यान दो, क्या ये टोटल वॉल्यूम है, इसी 22.4 को हम लोग बोल रहे हैं बेटा मोलर वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं, मोलर वॉल्यूम। तो ये जो 22.4 लीटर है, इसी को हम मोलर वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बना, x इज द टोटल वॉल्यूम एंड 22.4 इज द मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ मोल्स। बात पल्ले पड़ी, ये शुरुआत में ही फॉर्मूला इसीलिए लिख के दे दिया था। तो जो तुम 22.4 लीटर कह रहे हो एट एसटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीपी के बिना सवाल नहीं बनेगा। इसी को 22400 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर कह सकते हो, कन्वर्जन किया है, वैल्यू नहीं बदली है, समझे, लीटर से सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो बस यहां आ जाओ अपने आरवीडी के कंडीशन पर। आरवीडी क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है वी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। तो ये वी वॉल्यूम तुम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो हमने कहा इसको डिफाइन करो, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। ठीक, कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम फॉर व्हाट, फॉर एनी गैस, मतलब जो गैस हम ले रहे हैं वो भी, और जो हमारी हाइड्रोजन है वो भी। डिवाइड लगाओ इसको, हम लिखेंगे मास ऑफ वही 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस। हाँ सर बात तो सही है, क्योंकि अगर ऊपर V वॉल्यूम लिया है तो नीचे भी V वॉल्यूम लेना है। पर तुम ये जानते हो
कि 22.4 लीटर किसी भी गैस का लोगे और कंडीशंस प्रेशर और टेम्परेचर की सेम है। सेम होने का मतलब ये नहीं है कि क्या होगी, ये स्पेसिफाई नहीं किया है, पर ये जरूर कहा है कि जो कंडीशन ऊपर वाली गैस के लिए वही कंडीशन नीचे वाली गैस के लिए। और उसने कुछ बोला थोड़ी है कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो हम अपनी मन से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, बस ये करना है कि जो ऊपर वाली गैस के लिए नीचे वाली गैस के लिए। तो हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन किसकी ले लेते हैं बेटा, एसटीपी के ले लेते हैं। अगर एट एसटीपी सोचा जाए तो 22.4 लीटर तो एक मोल की बात हो गई ना, एक मोल की बात हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अरे एक मोल का जब तुम मास लिखने की बेटा कोशिश करते हो तो उसे तो मोलर मास बोलते हो और इसे हाइड्रोजन का मोलर मास बोलते हो। हम कहते हैं मोलर मास ऑफ द गैस, तुमने कहा ठीक, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास सब जानते हैं कि 2 होता है, तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी नाउ बिकम्स मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। समझे, ये कुछ भी एसटीपी पे डिफाइंड नहीं था, रिलेटिव वेपर डेंसिटी आरवीडी किसी भी कंडीशन पर डिफाइंड है, चाहे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो या ना हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरवीडी हर तरफ डिफाइंड है। लेकिन ये जो फॉर्मूला तुमने बनाया मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 बराबर आरवीडी या वेपर डेंसिटी, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें इन सब तिकड़मों को सहारा लेना पड़ा कि हम एसटीपी की कंडीशन लेकर आए और दोनों को ही एसटीपी पे रखा। फिर वो वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर लेना था, पर ये कंडीशन नहीं है कि कितना वॉल्यूम लेना है, ये कहना है कि जितना गैस का उतना हाइड्रोजन का, तो हम जितना मर्जी उतना ले लें, तो 22.4 लीटर ले लेते हैं दोनों का, तो एसटीपी पे आने पर मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम यानी 1 मोल, और 1 मोल के मास का मतलब मोलर मास। इस तरह से यहाँ पे हम कन्वर्ट करके लाए। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ठीक। मोलर वॉल्यूम मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी एसटीपी की कंडीशन पर 1 मोल किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो फर्क नहीं पड़ता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर, है ना, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक। अगला सवाल देखो, कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन इफ 35.5 ग्राम ऑफ इट ऑक्यूपाइज इतने सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी बोलना जरूरी है। सबसे पहली चीज एटॉमिसिटी को समझते हैं, समझो। मान लो कि मेरे पास H2 गैस है, हमने कहा इसके एक एटम का मास कितना है, 1 ग्राम, इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 2 ग्राम। तो हम समझ गए कि मॉलिक्यूल का मास ऊपर और एटम का मास नीचे अगर रखेंगे 2/1 तो आंसर कितना आएगा, 2। तो हमें पता चल गया कि इसमें कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन। बढ़िया। तो इसका मतलब ये एटॉमिसिटी बताने का मतलब है कि उसमें कितने एटम है, कितने एटम है, 2 एटम, ये बताया हम लोगों ने हाइड्रोजन को लेकर। तो क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होती है कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि भैया क्लोरीन के एक एटम का मास और ऊपर उसके मॉलिक्यूल का मास अगर पता चल जाए तो यही चीज क्या हो जाएगी बेटा, उसकी एटॉमिसिटी। हम जानते हैं कि क्लोरीन का एक एटम, एटम के लिए जो मोलर मास होगा Cl एटम, वो होगा 35.5 ग्राम। बढ़िया। अब मॉलिक्यूल के लिए क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल के लिए कह रहा है 11,200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 35.5 ग्राम इसके ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर कितना मास होगा, तो हम कहेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 35.5 डिवाइडेड बाय 11200, ठीक है, इतने ग्राम होगा। पर हम एक मोल बनाने के लिए क्या करें, मोलर मास के लिए क्या करें, 22400 सेंटीमीटर क्यूब, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ताकि ये क्या बन जाए बेटा, एक मोल बन जाए और मोलर मास लिख पाए। तो 35.5 डिवाइडेड बाय 11200 इंटू 22400 ग्राम, यार इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, तो यानी कि ये तो 71 ग्राम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल का मोलर मास 71 है और एटम का मोलर मास 35.5 है। तो हमारे लिए एटॉमिसिटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। तो डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 2, और यही हमारी एटॉमिसिटी है, यानी कि जो मॉलिक्यूल क्लोरीन का बन रहा है वो Cl2 होना चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम
occupied by 2.8 ग्राम ऑफ N2 at STP। STP बड़ा इंपॉर्टेंट है। STP अगर दिया है तो इसका मतलब हम लोग मोलर वॉल्यूम का सहारा ले सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 2.8 ग्राम, ये गिवन मास है, ठीक है। किसका है? N2 का है। N2 का है तो इसका मोलर मास आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, 28 ग्राम होता है। कैसे? अरे एक नाइट्रोजन का 14, दूसरे का 14, मिला के 28। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको N2 के कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 2.8, मोलर मास है 28, डिवाइड मारोगे आएगा 1/10। बात पहले पढ़ रही? जवाब है हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अब आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 का एक और फॉर्मूला है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स है 1/10, गिवन वॉल्यूम वो तुमसे पूछ रहा है और चर्चा वो एसटीपी पे कर रहा है, तो एसटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो गिवन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी आया 2.24 लीटर। क्लियर है? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसने पूछा है। क्या क्लासरूम में पहले ही डिस्कस हो चुका है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मोलर मास। अब वो मॉलिक्यूल के लिए है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए है तो ग्राम एटॉमिक मास। कह रहा है कि इफ 360 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी वेज 0.45 ग्राम्स। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ध्यान से सुनो, बड़े इत्मीनान से समझो। कह रहा है कि मोलर मास पता करना है। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। 360 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी का वजन कितना है? का जो वजन है वो साहब 0.45 ग्राम है। हमने कहा ठीक है। क्या ये 1 मोल का वॉल्यूम है? तुमने कहा नहीं, ये तो 1 मोल का वॉल्यूम नहीं है। ये कितने मोल का वॉल्यूम है? तुमने कहा तो बहुत कम मोल का वॉल्यूम है। तो इसको 1 मोल के बराबर बनाओ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले आओ एट एसटीपी। तो हमने कहा 0.45 ग्राम डिवाइडेड बाय 360। ठीक है। अब 22400 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम लोग एसटीपी पर मास निकालने जाएं तो ये वॉल्यूम तो 1 मोल को रिफर कर रहा होगा ना? हाँ, 1 मोल को रिफर कर रहा होगा। अगर ये 1 मोल को रिफर कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि जो भी सामने आने वाला है 0.45 डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि तुम अब 22400 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो यहाँ करा दो, सॉल्व करोगे 28 ग्राम्स आ जाएगा। ये इसका मोलर मास है, काम खत्म। ऐसा निकाल सकते थे, बढ़िया यार। इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते थे। दूसरा तरीका देखो, ये तुमने स्कूल में सीखा होगा। तो दूसरा तरीका बताते हैं। सबसे पहले देखो उसका वॉल्यूम कितना दिया है, 360, एसटीपी पर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स N2 के कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, पर कब? एसटीपी पे। एसटीपी पे ही तो दिया हुआ है। गिवन वॉल्यूम है 360 सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट सेम रखो, तो लीटर में मत रखो, इसमें रखो। क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, बढ़िया। अब नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। होता है कि नहीं होता? होता है। क्या यहां नंबर ऑफ मोल्स और यहां नंबर ऑफ मोल्स सेम है? इसका मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज इक्वल टू 360 बाय 22400। ठीक है। गिवन मास कितना दिया है? 0.45 ग्राम। 0.45 गिवन मास, मोलर मास मुझे नहीं पता। 360 डिवाइडेड बाय 22400, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मोलर मास इक्वल टू 0.45 इंटू 22400 डिवाइडेड बाय 360। दिस इज योर आंसर, ग्राम में आएगा। बात पल्ले पड़ी? इसको अगर मैं बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं ताकि तुम जल्दी से समझ पाओ और कम समय लगे लिखने में। ऐसा बच्चा सोच सकता है कि सर ज़्यादा टाइम लग गया लिखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। समझाने के लिए टाइम लग जाता है, एक्चुअली टाइम नहीं लगता इस सवाल में। जब सवाल लगाओगे तुम्हें मोल्स का ये फॉर्मूला पता है, मोल्स का ये फॉर्मूला पता है, तो इक्वेट ही तो करना है बाबू। इक्वेट करोगे, मोलर मास अलग कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। रिवर्स करके इसको देख लेना, नोट कर लेना। अगला सवाल देखो, कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। फिर वही बात, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल्स पता करने। ग्राम मॉलिक्यूल बोला है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के मोल पता करने हैं।
किसके भैया? ऑफ वाटर, यानी वाटर के मोल पता करने, मोल्स ऑफ वाटर इन 4.5 ग्राम ऑफ इट ना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब वाटर को देखो, इसका मास 1, इसका 1, इसका 16, मिला के कितना हुआ? 18। ये इसका मोलर मास है। गिवन मास है 4.5 और मोलर मास है 18। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? हम इसका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले तो ऊपर बन जाएगा 9, नीचे 18 इंटू 1/2। इसको डिवाइड करो तो नीचे यहाँ भी 2, आंसर 1/4, यानी 0.25 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर है? सिंपल। फॉर्मूले से करोगे, यूनिट मेथड छोड़ोगे तो जल्दी सवाल होगा, गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, है ना। कंफ्यूजन नहीं रहेगी लैंग्वेज में और ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। What volume of oxygen is required to completely burn a mixture of 224 centimeter cube of methane and 112 centimeter cube of hydrogen at STP to produce steam and carbon dioxide? If the steam formed is condensed to water, find the mass of water. तो पहले steam से उसका वॉल्यूम निकाल लो, है ना, और वॉल्यूम से उसके मोल्स निकाल लो, मोल से उसका मास निकाल लो। जब स्टीम बनी होगी, समझना बात को, जब स्टीम बनी होगी तो स्टीम से उसका वॉल्यूम निकालो और वॉल्यूम एसटीपी पर आएगा, तो एसटीपी पे वॉल्यूम से क्या निकल आएगा? मोल, और मोल से क्या निकल आएगा बेटा? मास। ये आपको जो सीढ़ी है वो पता होनी चाहिए कहां से कहां जा रही है, ठीक। सबसे पहली बात, वो किसे किसे कंबस्ट करा रहा है वो देख लो। मेथेन को कंबस्ट करा रहा है, ये गेलुसैक से बनेगा सवाल। मेथेन में ऑक्सीजन से बन रहा है CO2 और फिर बन रहा है H2O, इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग करनी चाहिए, यहाँ 2 लगाना चाहिए, 2 और 2 4 हो गए तो यहाँ भी 2 लगाना चाहिए, ठीक। क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है? जी जान से बैलेंस हो गई है। इस बैलेंस रिएक्शन में ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सवाल में तो कह रहा है कि बाद में उसको कंडेंस कर लिया गया, बाद में किया गया, पहले भैया गैस बनी थी तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक, बाद में कंडेंस करेंगे उसे, ठीक है। कह रहा है कि गिवन वॉल्यूम क्या है? मेथेन के 224 हैं, ओहो सवाल मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया इसलिए गड़बड़ हो गई। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने ऑक्सीजन पढ़ लिया हाइड्रोजन को, इसलिए दोबारा सवाल देखेंगे। ये हाइड्रोजन है, कह रहा है मिक्सचर है और हाइड्रोजन है, इनके मिक्सचर को जला दिया गया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर कह रहा है कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। इसका मतलब ये है कि मेथेन जलाई गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बनाया गया CO2 और बनाई गई वाटर वेपर, ठीक। और इसके बाद एक जगह पर अलग बनाया गया H2 और इसको जलाया गया O2 के साथ और बनाया गया H2O। बैलेंसिंग करोगे यहाँ 2 आएगा, बैलेंसिंग करोगे यहाँ 2 आएगा, बैलेंसिंग करोगे यहाँ भी 2 आएगा। तो ये हमारे लिए, हाँ पहले हम सिर्फ मेथेन का ही सवाल पढ़ा था, उसको ऑक्सीजन समझ लिया था, हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन लिखा था। 2 सवाल है, यानी पैरेलल रिएक्शंस का केस है, कुछ खास नहीं। ध्यान से देखो, मेथेन जो दी गई है 224 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है और हाइड्रोजन जो है वो 112 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। ये सारी कहानी भी एसटीपी पर ही चल रही है और ये कहानी भी एसटीपी पर ही चल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी लिख लेते हैं एट एसटीपी, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम O2 का रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे वॉल्यूम CO2 का बन रहा होगा गेलोसैक से, और यहाँ वॉल्यूम स्टीम का बन रहा होगा, ठीक है। हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, तो लिखते थे कोफिशिएंट, देखो रियल वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, यही तो लिखते थे। तो रियल वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, ये मेथेन के लिए लिखा, बराबर होगा रियल वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन कोफिशिएंट। तो O2 कितना जल गया? 224 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा ऐसे डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर आ गया 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया ये रहा आपका O2। अच्छा लगा देखकर? अब ध्यान से सुनना, CO2 फॉर्म्ड कितनी होगी? CO2 के लिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। CO2 के लिए सवाल को सॉल्व करोगे फिर वही होगा कि मेथेन के लिए लिखो, ठीक, उसके बाद CO2 के लिए लिखो। तो मेथेन की चर्चा करते हैं। मेथेन के लिए गिवन वॉल्यूम है 224, कोफिशिएंट है 1। CO2 के लिए कितना फॉर्म हो रहा है? VCO2 और कोफिशिएंट इसका भी 1 है, ठीक है।
तो VCO2 फॉर्म जो है वो 224 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टीम कितनी बनी, देखो क्या रेशियो 2 ऑक्सीजन का था 2 ही वाटर स्टीम का है, हमने कहा। तो इसका मतलब यहाँ जो H2O बन रही होगी वो 448 सेंटीमीटर क्यूब ही बन रही होगी, क्योंकि रिएक्शन में दोनों का रेशियो सेम है। तो अगर ये 448 बन रही है तो ये भी 448 बन रही है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो वो वाटर के लिए भी सॉल्व करोगे ना इक्वेशन तो भी बात बन जाएगी, कोई चमत्कार नहीं है उसमें, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग वाटर के केस में देख लेते हैं, वाटर फॉर्मेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन 112 है, O2 कितनी लगी मालूम नहीं, H2O कितना बना वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से, 112 ये गिवन वॉल्यूम है, कोफिशिएंट है, इसको बैलेंस करना बाकी था, बैलेंस करेंगे तो यहां पर लगाएंगे 2 तब बैलेंस होगा। ठीक, तो कोफिशिएंट 2 हो गया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम O2 कोफिशिएंट 1, तो VO2 अगर हम इसको 112 है तो ये 56 आंसर आएगा, 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यहां जरूरत पड़ी। यहां वाटर कितना बना ध्यान से देखो, वाटर बन रहा है 112 हाइड्रोजन जली, 2 उसका कोफिशिएंट है H2O, और इसका भी कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना वाटर बन रहा होगा 112, यानी स्टीम बन रही होगी। अब तुम यहां से अंदाजे लगाओ, देखो ध्यान से, यहां पे 448 O2 इस्तेमाल हुई, यहां 56 O2 इस्तेमाल हुई, तो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड या रिक्वायर्ड मेरे हिसाब से आएगी 448 प्लस 56, इसको ऐड कर लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चर्चा करनी है कि वाटर कितना बना। देखो CO2 तो इतनी बनी दिख रही है और स्टीम इतनी बनी, ये दोनों मिलाकर, तो स्टीम फॉर्म्ड देख लेते हैं। स्टीम फॉर्म्ड, स्टीम फॉर्म की गई और वो आई 448 प्लस 112 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बेटा जोड़ो, 8 और 2 10, एक ऊपर तो हो गया 6 और ये 5 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। और ये कब है साहब, एसटीपी पर है, ये जो बना है वो एसटीपी पे बना है, इतना वॉल्यूम एसटीपी पे था, बाद में कंडेंस हो गया पर इतना ही तो वॉल्यूम कंडेंस हुआ ना, तो जितना भी पानी था वो तो वही है, वॉल्यूम बदलेगा मास थोड़ी बदलेगा, हाँ मास नहीं बदलेगा। तो एसटीपी की कंडीशन से सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होंगे, वाटर के मोल होंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही था, हाँ सर पता है, एक से इसको काट दो। ठीक है, 56 का डबल जो है वो आएगा 112 और 4 टाइम्स आएगा 224, तो ये आंसर आया 40, यानी 1/40 ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इससे गिवन मास का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ध्यान सुनना, ये वॉल्यूम था ना, ये एसटीपी पे था, तो वॉल्यूम बदलेगा जब कंडीशन बदलेगी, लेकिन मास थोड़ी बदलेगा, वाटर का मास रिमेन सेम। इसका मतलब यहां पर एसटीपी की कंडीशन पे जो वॉल्यूम है उससे मास निकाल लो, अब वो मास थोड़ी बदलेगा, इसलिए वो मास रहेगा हमेशा। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/40 है और मोलर मास वाटर का 18 ग्राम होता है, तो इतने ग्राम पानी बना, आप देख लीजिए। ठीक, अच्छा सवाल है ये, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक गैस सिलेंडर है, क्या है बेटा, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर फिल्ड विथ हाइड्रोजन होल्ड्स 50 ग्राम ऑफ द गैस, मैंने कहा ठीक है, द सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम ऑफ गैस एक्स and 500 grams of XY. Considering the temperature and pressure of the cylinder same for XY and hydrogen, यानी कि P and T are same for hydrogen, X and Y, सबके लिए सेम है। P and T सेम होने पर आपको VD की चर्चा करनी चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए बेटा, VD की चर्चा करनी चाहिए। वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ H2 गैस। ठीक, यहां भी वॉल्यूम V और यहां भी वॉल्यूम V, P और T कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने कहा कोई परेशानी नहीं, तो आसान बात है। क्या P और T सवाल में सेम दिया है, हाँ सर सवाल में सेम दिया है P और T। क्या सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स हो गया, हाँ, क्योंकि कोई भी गैस, मान लो इस कंटेनर के अंदर कोई भी गैस भरोगे तो पूरे कंटेनर में फिल्ड रहेगी ना, जो भी गैस होल्ड करेगी वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा, तो सबका वॉल्यूम कैसा हो गया, सेम। तो हम VD ऑफ X निकालें, तो X का मास कितना 200, हाइड्रोजन का कितना 50, आंसर कितना आया 4। और तुम जानते हो कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है
वो Vd इंटू 2 होता है। तो मेरे हिसाब से Vd है 2, ये आया आंसर 8। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा? 8। बढ़िया। यही Vd हम लोग निकालने चाहें Y की, तो Y का मास है 500, हाइड्रोजन का मास है 50, आंसर आया 10। मॉलिक्यूलर मास Y का कितना होगा? हम जानते हैं कि Vd इंटू 2, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। तो इसका मोलर मास कितना है बेटा? 20। काम खत्म। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि इतने ग्राम एसीटोन है और जब उसको वेपराइज कर देते हैं तो उससे इतने सेंटीमीटर क्यूब वेपर्स बनती हैं एसटीपी पे। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है। एक तो कंडीशन सबसे बढ़िया हमारी फेवर की बोल दी, एसटीपी वाली। तो जैसे ही इसने एसटीपी की कंडीशन बोली तो हमने कहा जो वॉल्यूम है वो हो गया 225 सेंटीमीटर क्यूब, और जो मास गिवन है वो है 0.583 ग्राम्स। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, यानी इतने वॉल्यूम का इतना मास होता है। कह रहा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मोलर मास। क्या मतलब होता है बेटा इसका? मोलर मास। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। तो चलो निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। ध्यान से देखो, क्या ये गिवन वॉल्यूम है? हाँ सर गिवन वॉल्यूम है। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम कितना है? 225 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान सुनना, अगर गिवन वॉल्यूम लीटर में हो तो मोलर वॉल्यूम भी लीटर में लोगे, गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो मोलर वॉल्यूम भी लीटर में लोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला और था, वो था गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमने कहा ठीक है, गिवन मास कितना है? गिवन मास है 0.583, तो आंसर आया 0.583। मोलर मास कितना, वो हमें नहीं पता। तो मोलर मास का मेरे लिए फॉर्मूला आ गया 0.583 इंटू 22400 होल डिवाइडेड बाय 225, एंड यू आर गेटिंग द आंसर। सिंपल, ग्राम में लिख लीजिए, मोलर मास आंसर आ गया। क्या मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं, आसान है। यही कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, यही फॉर्मूले का यूजेस देखा। अब फॉर्मूले से सोचो कितना छोटा हुआ सवाल। अब बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पूरा आधा पेज भरा होगा उन्होंने, स्कूल में तो समझ ही नहीं आया होगा क्योंकि लंबा सवाल है। उसको तुम अगर एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट से करोगे ना सारे सवाल, तो आसानी से हो जाएंगे। देखो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक सवाल कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने 73 ग्राम ऑफ HCl में। तो हमने कहा ठीक है। ए पार्ट को देखो क्या कह रहा है। गिवन मास है 73, मोलर मास HCl का निकाल लेते हैं, 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5। तो नंबर ऑफ मोल्स HCl के निकालो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद रखना नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्ट नहीं आते हैं। इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट में सवाल तुमसे तभी लगेगा जब सवाल को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप तुम्हारा मोल निकालने के लिए होगा। सब कुछ छोड़ो, मोल फाइंड करो। अगर मोल आ गया तो सब आ गया। टोटल मास 73 डिवाइडेड बाय 36.5, तो मेरी समझ में तो 2 आ गया। डिवाइड मारोगे 2 आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तुम जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ HCl पार्टिकल्स इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो आंसर इज 2 इंटू 6.022 10⁻23। क्या ए पार्ट हो गया? हाँ ए पार्ट हो गया। छोटा कर लीजिए, इधर के साथ लीजिए। आइए बी पार्ट पर। बी पार्ट कह रहा है वेट बताना है 0.5 मोल O2 का। तो हम चर्चा करते हैं O2 की। O2 का मोलर मास लिखो, एक 16 आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना आएगा? 32 ग्राम। मोलर मास हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं क्या O2 के? हाँ दिए हैं, 0.5 मोल्स। तो हमने कहा ठीक है। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास? हमने कहा ठीक है। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या बना यहां से? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2। नंबर ऑफ मोल 0.5 दिए हैं और मोलर मास 32 होता है, तो मिला जुला के मेरे पास आ गया 16 ग्राम आंसर। तो आधे मोल O2 गैस में 16 ग्राम होते हैं। बस दूसरा सवाल था। बी पार्ट हो गया। अगला देखो क्या कह रहा है। सी पार्ट को देखो, कह रहा है नंबर ऑफ मोल सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। तो देखो किसकी चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि H2O है। हमने कहा ठीक, इसका गिवन मास कितना होगा? 1.8 ग्राम। ठीक है, 1.8 ग्राम होगा। अब इसका मोलर मास कितना है?
हम जानते हैं कि भैया का मोलर मास 18 ग्राम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स H2O के आए कि नहीं आए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 1.8, मोलर मास है 18, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/10। क्या तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिले? हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स मिले। अब वो मॉलिक्यूल्स तुमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं? 1/10। अवोगाड्रो क्या होता है? 6.022 10 टू पावर 23 ये होता है। बात पहले पढ़ रही है? हाँ सर पढ़ रही है। आगे देखो, आगे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स पता करो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। तो डी पार्ट को देखो, तो वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और उसका जो गिवन मास है वो 10 ग्राम है। तो हमने कहा ठीक है, इसका मोलर मास चेक करो। मोलर मास के लिए कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है। तो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48। तो 40 प्लस इनको जोड़ोगे तो 60, तो मिला के कितना आंसर आया बेटा? 100। अब ये 100 ग्राम इसका मोलर मास है, तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 10 है, मोलर मास 100 है, आंसर 1/10 या 0.1 मोल है। क्या मुश्किल है? नहीं। यहां चिपका देते हैं इसे। अगला सवाल देखो ध्यान से। अगला कह रहा है वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ H2 गैस क्या होगा। तो हमने कहा ई पार्ट को देखो, उसने H2 गैस के बारे में चर्चा की है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस दिए हैं 0.2 मोल्स। तो हमने कहा ठीक 0.2 मोल्स। अब इसका मोलर मास तुम जानते हो कि 2 ग्राम होता है, गिवन मास तुमसे पूछ रहा है, तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के क्या होते हैं, तो कहोगे किसी के भी होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना वो हमें पता नहीं, मोलर मास कितना हमें पता है 2 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, मल्टीप्लाई करा लो, तो गिवन मास का मतलब होगा 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4 ग्राम। इतने मेरे पास ग्राम होंगे। वेट पता चला हाइड्रोजन का? बिल्कुल पता चला। तुम यहां आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है इसका और वो है एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2 ग्राम ऑफ SO2। तो हमने कहा किसकी चर्चा करी इसने? SO2 गैस की। तो सबसे पहले इसका गिवन मास इसने दिया हुआ है, वो कितना है? 3.2 ग्राम। हमने कहा ठीक है 3.2 ग्राम। चर्चा करो इसके मोलर मास की। तो जो मोलर मास आएगा वो आएगा सल्फर का 32 प्लस दो ऑक्सीजन है, इनका भी कितना हुआ? 32, तो मिला के कितना हुआ? 64 ग्राम। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसने पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने पहले ही कहा मॉलिक्यूल्स पूछे, टोटल मास पूछे, कुछ भी पूछे, पहुंचना कहां है? पहुंचना है पहले मोल पर, तो मोल पर पहुंचो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा SO2 के गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका मोल निकाल रहे हो? SO2 का मोल निकाल रहे हो, तो गिवन मास है 3.2 और मोलर मास कितना भैया? 64। नंबर ऑफ मोल्स आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स की चर्चा करो। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 3.2 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 6.022 10 टू पावर 23। इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स SO2 के होंगे। कोई परेशानी है इसमें? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आसान सवाल थे और अगर इतना हो गया तो काफी सारा काम हम लोगों ने आज किया है। 15-17 सवाल लगाए, इसमें तो 6 पार्ट तो इसी में थे, तो 20 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए। अगले लेक्चर में 20-25 क्वेश्चन के एक सीरीज और लेकर आएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में कम से कम समय में आपको डिलीवर करें। सॉल्यूशंस देखें, स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, लल्लू नहीं है ये, है ना। आप देखेंगे जितने में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितने छोटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और लगभग एक ही पैटर्न, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस लग जा रहे हैं, चाहे वो वॉल्यूम वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो यू मस्ट नो कि जो मोल है वो मास की तरफ भी जाता है, वो वॉल्यूम की तरफ भी जाता है, और वो पार्टिकल्स की संख्या की तरफ भी जाता है। और इसमें कोई यूनिटरी मेथड का यूज नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, आप फर्जी लैंग्वेज से और ज्यादा लिखने से बचेंगे, एक कॉन्सेप्ट से सब हो जाएगा। अगले लेक्चर में लगभग आइडिया है कि 30 मोर प्रॉब्लम्स आपको इसकी कराई जाएं और इस तरह से सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड लाई जाए।
मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।